हेलो एवरीवन, देखिए आज हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स कूलम्स लॉ के ऊपर। ठीक है, देखो कल का आपको समझ में आ गया था लेक्चर कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स रह गए थे, एक करवाया था मैंने जो आपकी एक्सरसाइज का था, क्वेश्चन नंबर 1.1 था वो। ठीक है ना, तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ में हम रिलेटिव परमिटिविटी वाला भी टॉपिक करेंगे। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1.2 एक्सरसाइज का, आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। ठीक है, तो देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। मतलब क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये वाला जो स्फीयर है जिसपे चार्ज ये है, और जो दूसरा स्फीयर है जिसपे चार्ज कितना है माइनस का 0.8, उस पर फोर्स कितनी है 0.2 न्यूटन की दी हुई है आपको। ठीक है, तो हम यहां पर सॉल्यूशन कर लेते हैं इसके। ठीक है, देखो जी सॉल्यूशन 1 का, देखो हमारे पास स्फीयर दिए हुए हैं तो हम स्फीयर बना लेते हैं। यहां पर देखो ये स्फीयर बना लिए हमने। ठीक है, और एक पर कितना चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम है, तो हम यहां लिख लेते हैं 0.4 माइक्रो है, तो माइक्रो को कैसे लिखते हैं 10 की पावर -6, तो कूलम ये हो गया एक पे चार्ज। ठीक है, ये मान लेते हैं हम Q1 है इस पे। ठीक है, और अनदर स्मॉल स्फीयर पे जो चार्ज है वो कितना है Q2, कितना है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम है, तो 10 की पावर -6 कूलम। बताओ जी, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है ये? ठीक है, उसके बाद यहां पर जो आपको बोलता है ना, वो कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगी है ऑन अ स्मॉल स्फीयर, पहले वाले की बात कर रहा है ये, ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, जिस पे ये चार्ज है, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगी वो दी हुई है 0.2 न्यूटन। तो सबसे पहले तो ये समझो इसमें कि मान लो ये वाला जो है कुछ डिस्टेंस होगा इसका। ठीक है, आर हमें जो निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, मान लेते हैं ये आर है। ठीक है, सेंटर से ही लेते हैं स्फीयर्स में हमेशा डिस्टेंस, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर जो उसने फोर्स की बात करी है, देखो एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है माइनस। ठीक है, नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये यहां पर फोर्स कैसे होने वाली है, ये वाला स्फीयर इस पे फोर्स जो लगाएगा वो कैसी फोर्स लगाएगा बताओ, ये वाला स्फीयर इस पे जो फोर्स लगाएगा वो कैसे लगाएगा, अपनी तरफ, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस साइड लगेगी ये वाली फोर्स। क्लियर है? बताओ, ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला भी जो स्फीयर है, अगर मैं कह रहा हूं ये हमारा फर्स्ट स्फीयर है और ये वाला सेकंड स्फीयर है, तो फर्स्ट वाले ने सेकंड को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, तो सेकंड वाला भी फर्स्ट को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और आपको पता है ये जो फोर्सेस होती हैं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये फोर्स कम लगाएगा और ये वाली फोर्स ज़्यादा लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार सोचो आप अगर कि चार्ज हमारा कौन सा ज़्यादा है 0.8 वाला, अगर हम माइनस साइन लें तो 0.8 वाला अगर ज़्यादा है तो आप कहोगे कि ये वाला ज़्यादा इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना, ये वाला इसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऐसा नहीं होता। फोर्स क्या होती है, कूलम्स ने क्या बताई थी आपको, इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो यहां पर भी अपोजिट में, ये देख लो ये चीज क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर जो F है हमारे पास, जो गिवन वाला F है वो कौन सा है कि स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर, मतलब फर्स्ट पे लग रही है किसकी वजह से, सेकंड की वजह से। तो कौन सी फोर्स गिवन है, ये वाली गिवन है। बात समझ रहे हो? तो मैं यहां से ये वाली हटा रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि फर्स्ट पे लगी फोर्स सेकंड की वजह से, वो कितनी गिवन है आपको यहां पर 0.2 न्यूटन गिवन है। बताओ कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आई ना? यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, मतलब इस पे लगी किसी दूसरे स्फीयर की वजह से, कितनी लगी वो 0.2। तो यही है, इस पर लगी किसकी वजह से, इसकी वजह से, ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये चीज हमें गिवन है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार ये चीज, क्योंकि वो आपसे पूछेगा सेकंड में, बी पार्ट में क्या पूछेगा आपसे कि बताओ सेकंड स्फीयर पे फोर्स कितनी लगेगी फर्स्ट की वजह से। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो उसने गिवन दिया है वो क्या बताइए कि फर्स्ट पे लग रही है सेकंड की वजह से ये, और पूछ क्या रहा है आपसे, वो सेकंड पे बताओ कितनी लगेगी फर्स्ट की वजह से। तो ये तो आपका क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। कितनी लगेगी, उतनी ही तो लगेगी जितनी फर्स्ट पे लग रही है। यही तो अभी आपसे बात की थी हमने। तो यानी कि जो इसका बी पार्ट है, इसका आंसर तो यही होने वाला है कि जितनी ये वाली फोर्स है उतनी ही इधर भी ये फोर्स लगेगी। इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव है। तो मैं यहां पर बी पार्ट का पहले ही आंसर लिख दूं तो एफ कैसी होगी, यहां पर माइनस के 0.2 न्यूटन होगी, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, जो पीछे आंसर होगा आपका वो कैसे लिखा होगा 0.2 न्यूटन अट्रैक्टिव है। कैसी है, अट्रैक्टिव है। नेगेटिव साइन का मतलब ही क्या है, यहां पर अपोजिट है। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब ही क्या है कि अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो जो इसकी डायरेक्शन है उसके अपोजिट, तो हमने माइनस लिख दिया। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? 0.2 न्यूटन भी लिख सकते हो और साथ में क्या लिख सकते हो, अट्रैक्टिव है। क्लियर है इतनी बात? माइनस साइन क्या है आपने हटा दिया, बस
अट्रैक्टिव लिख दिया। ठीक है, तो पीछे आंसर इस तरीके से मिलेगा आपका। ए पार्ट पे आ जाओ, देखो दोबारा कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। तो टू स्फीयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे कैसे निकाल दोगे आप बताओ। F इज इक्वल टू में आपको पता है फॉर्मूला k q1 q2 बाई आर स्क्वेयर होता है, पता है या नहीं बताओ। k की वैल्यू जिसमें आपको पता है क्या होती है, 1 अपॉन में k की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है 9 इंटू में 10 की पावर 9। बताओ कोई दिक्कत इसमें। तो ये एप्सिलॉन नॉट तो पता है ना क्या होता है आपके पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में रिलेटिव परमिटिविटी में, ठीक है। अभी के लिए ये समझो। तो यहाँ पर k की वैल्यू भी पता है हमें 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। तो हमें तो r चाहिए, तो r स्क्वेयर इधर ले जाते हैं और k q1 q2 अपॉन में यहाँ इसके नीचे f ले आते हैं। बताओ आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। धीरे 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 समझते चलो, बर्डन लेने की जरूरत नहीं है माइंड पे अपने, ठीक है। और मेन बात क्या है, देखो कुछ बच्चे जो है ना ट्यूशन्स जा रहे होंगे, ठीक है। तो जिनको देखो ये लगता है कि उनकी ट्यूशन पे यहाँ से कुछ अलग हो रहा है, वो तो जरूर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको ये लग रहा है यही सब कुछ हो रहा है, तो फिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो, वेस्टेज ऑफ मनी है। कई बच्चे तो मुझे पता है आप लोग टीचर्स के डर में जाते हो, ट्यूशन जाते हो या नहीं जाते हो बताओ। होता है ना ये, चाहे आप वहाँ पढ़ नहीं रहे कुछ भी, बस हर महीने क्या कर रहे हो, पैसे दे के आ रहे हो, और ताकि आपको स्कूल में कोई कुछ ना कहे। लेकिन उसका क्या फ़ायदा है, क्यों अपने पेरेंट्स का आप पैसा बर्बाद कर रहे हो, ठीक है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके से पढ़ने का। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ जाकर आपको अच्छा लगता है पढ़ना वहाँ पर, तब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ऐसे पैसे देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ होती है कि स्कूल में आपको डराया जा रहा होगा, धमकाया जा रहा होगा, ठीक है ना। बहुत से पैटर्न्स होंगे ना टीचर के जो करते होंगे आपके साथ। जो तो अच्छा टीचर होगा देखो पढ़ा रहा होगा, वो नहीं कभी करेगा ये सब, ठीक है। जिसको दिक्कत होगी ना पढ़ाने में, ठीक है ना, तो वो ये सब कर रहा होगा आपको, ठीक है ना, डरा रहा होगा, कुछ भी टेस्ट में नंबर कम कर दिए या कुछ भी ऐसा जो भी सिस्टम आपको सब पता ही है। तो वो सब क्या है फिर ट्यूशन्स के लिए करेंगे। अब आप डर जाते हो और चले जाते हो ट्यूशन और पैसे दे देते हो, तो वो टीचर फिर औरत वैसा ही हो जाता है कि ये तो ठीक है बिना पढ़ाई चल रहे हैं, मारो पिटो और ट्यूशन पढ़ाओ। ये मत करने दो, ठीक है ना। ट्यूशन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, पढ़ना अच्छा लग रहा है वहाँ पर, अपने टीचर का आपको समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ आपको पता चल रहा है पढ़ाई भी नहीं हो रही है और डर में आप जा रहे हो ट्यूशन, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आप अपने पेरेंट्स का सोचो कि किस तरीके से कमाया जा रहा है पैसा और किस तरीके से आप वहाँ पर दे के आ रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो है ना आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। खा लेना यार 2-4 थप्पड़ स्कूल में, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, खा लो थप्पड़, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और आजकल तो वैसे भी आप कंप्लेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, प्रिंसिपल के पास चले जाओ, प्रिंसिपल भी कुछ वो नहीं करता है तो फिर पेरेंट्स को बोल दो अपने, ठीक है ना। लेकिन ये सिस्टम जो है ख़त्म करना पड़ेगा स्कूल वाला, कि स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है उसके डर में वो बच्चा वहीं पर ही बैठा हुआ है और चाहे पढ़ाई कुछ भी नहीं हो रही हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है। चलो जी, आर स्क्वेयर जो है हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब के की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 इंटू में 10 की पावर 9 है। Q1 कितना है हमारे पास, ये रहा 0.4 इंटू में 10 की पावर -6, एंड Q2 इज माइनस का है, तो क्या माइनस लिखूंगा यहाँ, नहीं लिखते ना, इसको मोड में लिखते हैं ना, याद आया, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज हम Q2 ऐसे ही लिखेंगे 0.8 इंटू में 10 की पावर -6। याद रखना माइनस से सिर्फ हमें, प्लस माइनस से हमें सिर्फ फोर्स का पता चलता है कि अट्रैक्टिव है या फिर वो कैसी है, रिपल्सिव है। यहाँ पर आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले में। Q1 Q2 की डायरेक्ट आप पॉजिटिव वैल्यूज ही रख सकते हो, चाहे नेगेटिव भी गिवन है उसे भी पॉजिटिव में ही रखो, ठीक है। उसके बाद देखो जी F कितना था आपके पास, 0.2 था, 0.2, क्लियर। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आ जाएं आपके पास, तो आपने कैसे सोल्व करना है इनको। देखो पहले तो 10 की पावर्स को सोल्व कर दो। देखो 10 की पावर 9 है और ये -6 -6 कितना हो गया, माइनस का 12 और ये 9 है, तो कितना हो गया बताओ, माइनस का 12 है और प्लस का 9 है। 10 की पावर्स में ऐसे ही होंगी ना सोल्व, तो 10 की पावर कितना आएगा, माइनस का 3 आ गया, तो 10 की पावर आ गया माइनस का 3। उसके बाद देखो यहाँ पर ये 9 है और इधर से क्या बचा आपके पास, ये 0.4 बचा और यहाँ से 0.8 बचा, ठीक है। इसका पॉइंट हटाओ, ठीक है, 0.8 का 10 लगाया हमने और नीचे क्या था 0.2, इसका भी पॉइंट हटाया, 10 नीचे आएगा, उसको मैं ऊपर ले जाऊँ, तो ये 10 इससे कैंसिल और ये 2 4 दा 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कर लो आप, क्या करो, देखो इसका भी पॉइंट हटाओ 0.4 का, तो 10 नीचे लगा दो, ठीक है। इससे देखो होगा क्या, देखो 4 4 दा 16 एंड 16 9 दा कितना होता है 144, और नीचे आपके पास एक 10 है और ऊपर 10 की पावर -3 है ना, तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +3।
तो देखो ये 144 अपॉन में कितना आ गया, 10,000 आ गया। ये ऐसे क्यों किया? अब इधर आर स्क्वेयर है, ठीक है ना, क्या है ये आर स्क्वेयर। तो जब आर लोगे आप तो क्या करोगे, इसका टर्म का स्क्वेयर रूट करोगे कि नहीं करोगे बताओ, 10,000। क्लियर? अब ये तो आपको पता ही है 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ, 12 होता है। और जिसको नहीं पता क्या करो फिर, दो तरीके हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, पता ही होगा आपको उसमें कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता वो देख लो जरा, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 2 18 2 9 एंड 3 3 3 1, दो दो के पेयर बनाते हो ना इसमें, पता है ना, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी होता है, कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलो ये सब नहीं करना, ठीक है ना। चलो ये पता चल गया आपको 144 का रूट क्या होगा, 12 होगा। और 10,000 का रूट कैसे निकालते हैं बताओ, 10,000 है, अगर 10,000 है तो इसमें हमें जीरोस देखते हैं ना हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितनी जीरोस हैं, 4 हैं, तो यानी कि आराम से हम कर सकते हैं, इनको 2 बना सकते हैं जीरोस इनकी। तो ये आराम से 100 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो कितना आ गया ये 0.12 मीटर। और इसको अगर सेंटीमीटर में करना है तो कैसे करोगे, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन किया कैसे, ये 0.12 है ना, पॉइंट हटाया 100, और सिंपल मीटर है जब भी और उसे सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये इससे कट गया, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। बताओ, तो 12 सेंटीमीटर आ गया आर हमारे पास। क्लियर? और बी पार्ट मैंने पहले ही आपको बता दिया कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर। सेकंड स्फीयर पे ड्यू टू द फर्स्ट क्या होगी, वही होगी जो फर्स्ट पे थी, वही सेकंड पे लगेगी। ठीक है, लेकिन कैसी होगी वो, अपोजिट वाली होगी। तो हमने इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे आपका बुक में आंसर दिया होगा, 0.2 न्यूटन। और कैसी है वो, अट्रैक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पर ये आप 0.12 मीटर भी सही है, और 12 सेंटीमीटर इसलिए किया क्योंकि आपकी बुक में आंसर 12 सेंटीमीटर दिया, तो सेंटीमीटर में ऐसे कर सकते हो। बताओ, आया समझ में? ठीक है जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 1.2 था क्वेश्चन, ठीक है। देखो साथ साथ हम एनसीईआरटी के करते जा रहे हैं, जो साथ साथ हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा ना, फिर पूरी एक्सरसाइज को एक बार गो थ्रू कर लेंगे, जो रह जाएंगे क्वेश्चन उनको तब कर लेंगे, ठीक है। अभी साथ साथ ये है कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता चला जाए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, कहता है सपोज द स्फीयर ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइज। देखो दो स्फीयर हैं, ठीक, ए और बी, ठीक है, आइडेंटिकल साइज है, मतलब सेम साइज के हैं। एंड हैविंग चार्ज क्यू, और चार्ज के एंड दोनों पे ही क्यू है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद फर्स्ट एंड इन कॉन्टैक्ट विद सेकंड एंड फाइनली रिमूव्ड। अब देखो जरा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पर आपको करवा दिया ये, ठीक है। देखो जी, इसी तरीके का क्वेश्चन ना आपको एक्सरसाइज में मिलेगा आपका 1.13, ठीक है, 1.13 क्वेश्चन मिलेगा। उससे पहले आपको 1.12 करना पड़ेगा, वो भी आप कर सकते हो। तो ये होमवर्क में आप कर लेना, ठीक है, नहीं होगा तो हम लास्ट में तो करेंगे इसको। क्लियर है? तो 1.13 जैसे ये देखो जरा, समझो जरा क्या कहते हैं। कहते हैं ए और बी हैं आपके पास, जो स्फीयर्स हैं आइडेंटिकल साइज हैं, सेम साइज हैं, और इन पे जो चार्ज है वो क्या है, क्यू है। क्या है चार्ज, क्यू है दोनों पे, ठीक है। एक थर्ड जो स्फीयर है, ठीक है ना, क्या बोलता है, अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज, यही साइज का थर्ड स्फीयर है, वो हमने क्या किया, इसके कांटेक्ट में लेके आए, ए के और फिर बी के। अब देखो अगर आपको याद हो, जैसे मैंने आपको कंडक्शन बताई थी, चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसमें क्या बताया था कि जैसे ये एक अनचार्ज बॉडी है और ये एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर, और मैंने क्या किया, इस चार्ज बॉडी को इसके कॉन्टैक्ट में ले आया, ठीक है। अगर इस पे चार्ज पहले क्यू था, ठीक है, मान लो क्यू था, तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर सेम साइज वाले ही कॉन्टैक्ट में आ गए तो ये जो चार्ज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर इस पे चार्ज क्यू है तो इस पे भी कितना हो जाएगा, Q/2, और इस पे भी Q/2 आ जाएगा। जैसे याद है आपको, ऐसे किया था मैंने कहा था अगर प्लस चार्ज है, ठीक है, और इसके कॉन्टैक्ट में आ गए तो यहाँ से ये इक्वली 2 प्लस इधर चल जाएंगे, मतलब सेम चार्ज आता है दूसरे पे भी, ठीक है ना। जैसे इंडक्शन में तो अपोजिट होता था, कंडक्शन में क्या होता था, सेम होता था। अगर यही चीज़ माइनस में होती, ठीक है ना, माइनस वाली होती, तो यहाँ से क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, 2 इधर आ जाते। लेकिन ये कब होता है, जब सेम साइज के हों, तब इक्वल अमाउंट में चलता है, ठीक है, सेम मटेरियल सेम साइज तब होता है। तो यहाँ पर यही उसने बोला है, क्या बोला है कि जो थर्ड स्फीयर है उसको हम लेकर आए, जो कि अनचार्ज है, किसके साथ कॉन्टैक्ट में, ए के साथ। तो जब वो ए के साथ जो ये थर्ड स्फीयर है, मान लो ये सेम साइज का है, सेम का बना कि नहीं, चलो बनाते हैं दोबारा से, ठीक है जी। ये सेम साइज का हमने क्या किया, यहाँ पर इसके साथ कॉन्टैक्ट में ले आए, ठीक है जी, कॉन्टैक्ट में ले आए। अब जब कॉन्टैक्ट में आएगा ये, तो क्या होगा,
ये जो पहले Q था चार्ज, अब यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, Q/2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, Q/2 आ जाएगा। बताओ, अब समझ गए ना आप, पहले क्या था चार्ज, Q था, ठीक है। अब इसको हम हटा लेते हैं, कितना आ गया इधर, Q/2 आ गया। क्लियर, समझ रहे हो ना साथ साथ। अब इस Q/2 वाले चार्ज को हमने यहाँ से भी हटा के कहाँ लेके गए, B के साथ कॉन्टैक्ट में लेके गए। तो जब B के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा ये, ठीक है, तो इस पे जो चार्ज है वो कितना है, अभी Q/2 है। लेकिन जब ये कॉन्टैक्ट में आएगा तो दोनों पे क्या होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, यहाँ B पर देखो किस तरीके से हम करेंगे इसमें। यहाँ पर इन दोनों का भी टोटल चार्ज देख लो कितना है, टोटल चार्ज कितना है, Q प्लस में Q/2, एलसीएम लो, 2Q आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1, मतलब यानी कि Q आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 3Q/2 आ रहा है, समझ लो, 2 को डिवाइड किया 1 आया, 1 इंटू Q आया, 3Q/2 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये है आपका नेट चार्ज इन दोनों पे। अब ये हाफ हाफ डिवाइड होगा क्योंकि सेम साइज के हैं, समझ रहे हो ना। जैसे पहले यहाँ Q था, तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हाफ हाफ डिवाइड हुआ, Q/2, क्योंकि इस पे तो था ही नहीं, तो इसका तो 0 था पहले, इसका Q था, इसका 0 था, तो नेट चार्ज इस पे Q आया, Q को फिर हमने क्या किया, हाफ हाफ डिवाइड किया, तो Q/2 आया। आ रहा है समझ में, बताओ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ ये Q था पहले, अब ये Q/2 वाला यहाँ चला गया, यहाँ से ये हटा दिया हमने, क्या किया, यहाँ से इसको रिमूव किया और B के साथ कॉन्टैक्ट में लिया, तो इन दोनों का नेट चार्ज देखा हमने ये। अब ये भी तो क्या होगा, हाफ हाफ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हाफ डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, यहाँ कितना आ गया, 3Q/2, ठीक है, तो हाफ करेंगे इसका तो कितना आएगा, 3Q/4, यानी कि इस वाले पे अब चार्ज कितना आ गया, 3Q/4, और इस वाले पे भी कितना आ गया चार्ज, 3Q/4 आ गया। और बाद में उसने क्या कहा, इसको रिमूव कर देना, तो इसको रिमूव कर दो अब यहाँ से, समझ रहे हो, यहाँ से रिमूव हो गया ये। बताओ, बात समझ में आ रही है, बताओ, क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको हटा दिया ना, 3Q/4 जो कि हमारा कौन सा था, थर्ड स्फीयर था, इसको हटा दिया यहाँ से, ठीक है, यही तो कह रहा है वो। अब अगर इतनी बात आपको इसमें कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो बस यही था क्वेश्चन इसमें। उसके बाद क्या कहता है आपको इसमें, एंड व्हाट आर द न्यू फोर्सेज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द A एंड B, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, R है, ठीक है, सेपरेशन R है। तो देखो, जब पहले ये दोनों स्फीयर पड़े थे तो इन पे चार्ज क्या था, Q था, A और B का, और डिस्टेंस कितना था इनका, मतलब दोनों का कितना था, R था, ठीक है, R दूरी पे थी। तो F इजिकल टू में क्या बनता वहां पर, Q ये वाला और ये वाला Q अपॉन में R², Q1 Q2, ठीक है ना, इस पे तो Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, इस तरीके से आता। तो जो फोर्स आती पहले वो आती KQ² R², ठीक है। लेकिन अब जब हम थर्ड स्फीयर इसके पास लेके गए, ठीक है, फिर उसके बाद इस पे Q/2 आ गया चार्ज, फिर वहां से हम इस सेकंड पे लेके गए, तो वहां पर कितना आया, 3Q/4 बना। ये चीज समझ में आ गई ना, बताओ 3Q/4 कैसे बना, यही है मेन समझने का, ठीक है। उसके बाद क्या, अब जो न्यू फोर्स हमें बतानी है, ठीक है, तो F' क्या होगी, Q1 कितना है यहाँ पर, Q/2 है, और Q2 कितना है यहाँ पर, 3Q/4 है, और नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा, R², डिस्टेंस तो वही है, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पर Q इंटू Q² और ये R², और यहाँ से ऊपर से 3 आ गया, और ये कितना आ गया, 4 2 8। तो यहाँ पर अगर आप देखो F' इजिकल टू में KQ²/R² क्या है, F है, तो मैं इसको F लिख सकता हूँ, तो 3/8 ऑफ F, यानी कि जो नई फोर्स आएगी वो कितना हो गई, 3/8 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस फोर्स होगी। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आया क्वेश्चन। मेन यही है फंडा जो उसने कहा कि पहले इसके कॉन्टेक्ट में लेके गए, ठीक है, फिर उसके बाद यहां लेके गए। फिर दोबारा से समझा देता हूं, जब इसके पास लेके जाओगे तो इसके पास Q/2 आएगा, ठीक है, और उसके पास भी Q/2 आएगा। जब इसके पास गया Q/2 वाला इसके पास गया, पहले इस पे था फिर इसके पास गया, क्योंकि इसके पास गया तभी तो Q/2 आया। Q/2 जब इसके साथ कॉन्टेक्ट में लाए तो इनका नेट चार्ज कितना हुआ, 3Q/2, और फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, ठीक है ना, तो हाफ हाफ जाएगा, तो 3Q/4 जाएगा। क्लियर है इतनी बात, समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है जी। तो ये आपको समझने हैं क्वेश्चन किस तरीके से किए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट इसमें। क्लियर है जी, बताओ, कर लो इसको नोट, चलो जी नोट करो। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो जरा क्या क्या कह रहा है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। नोट कैसे करते हो, कहीं मुझे देखो कि सर तो चले गए, सर ने तो रब कर दिया, पॉज कर लिया करो, फिर नोट कर लो उसको, ठीक है। चलो थर्ड देखो जी क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो जरा कि क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, थर्ड में ये जो क्वेश्चन है ना, देखो
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला भी इसमें कंसेप्ट आ जाएगा बीच में ही। देखो क्या कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज इज इतना। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में जो कि इक्वल चार्ज हैं, ठीक है, इज कितना है वो 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन, मतलब ये फोर्स दी हुई है। ठीक है ना, न्यूटन है, यहाँ से भी पता लगा सकते हो। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि चार्ज तो नहीं दिया हुआ, तो जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो यहाँ से देख लिया करो यूनिट क्या है। कूलम होता तो चार्ज है और यहाँ पर क्या है, न्यूटन है। कई बार लैंग्वेज नहीं समझ में आती ना, उस वे में मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है बताओ, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, लेंथ की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये। ठीक है ना, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर में होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रहना चाहिए। फिर कहता है क्या, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम द ईच आयन। अब इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग कितने, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। मिसिंग मतलब वो चले गए होंगे, है ना, या तो जाते हैं या आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, अब जब जाते हैं मिसिंग है तो इसका मतलब क्या, वहाँ पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ये चीज़ें तो आपको क्लियर हैं पहले से ही। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर हम जो बात करते हैं कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमें पता चला था, वो क्या पता चला था आपको कि जो Q = में होता है वो क्या होता है, NE होता है, यही होता है। ठीक है, Q कैपिटल ले लो स्मॉल ले लो एक ही बात है। ठीक है, और N की वैल्यू जो होती है आपके पास वो कितनी हो जाती है, यहाँ से Q/E हो जाती है। ठीक है, प्लस माइनस वो तो आपको पता ही है, हमें कैसे पता चलता है वो प्लस माइनस, जहाँ जाते हैं उस पर नेगेटिव आ जाता है और जिस पर से जाते हैं वहाँ पर पॉजिटिव आता है। ये तो चीज़ आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर N = में Q/E की बात करनी है हमें, तो E तो हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि आपने तो ये चार्ज बताया था -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन आप माइनस तो लेते ही नहीं हो। ठीक है ना, तो वो बात सही है, माइनस हम नहीं लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, हम किस में रखते हैं, इसको मोड में ही रखते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो वो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि माइनस क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दी हुई है आपको। ठीक है, तो हमें अगर यहाँ पर N चाहिए तो Q फाइंड आउट करना पड़ेगा। Q हमें दिया नहीं हुआ, लेकिन वो Q कहाँ से निकल जाएगा, कूलम्स लॉ से निकल जाएगा। तो F = में क्या होता है आपके पास, Q1 Q2/r², और यहाँ Q1 Q2 क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बिकॉज उसने बोल दिया था इक्वल चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ Q × Q क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। ये भी चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको या नहीं बताओ। ठीक है जी, उसके बाद F हमें गिवन है और डिस्टेंस भी पता है हमें, तो Q निकल जाएगा, सिंपल है। देखो जी, Q² यहाँ रहने देते हैं और इधर आ जाएगा ये F/r²/K। F की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो, 3.7 × में 10⁻⁹ है। ठीक है, तो लिखते हैं हम यहाँ पर 3.7 × में 10⁻⁹, और R की वैल्यू कितनी थी, 5 एंगस्ट्रॉम थी ना, तो 5 × में 10⁻⁻10, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, बिकॉज ये मीटर में तो किया ही है हमने, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर किया है। ठीक है, 5 एंगस्ट्रॉम था ना, मीटर में कन्वर्ट करते हैं R को हम। ठीक है ना, तो 10⁻⁻10 कर दिया। K की वैल्यू आपको पता ही है 9 × में 10⁻9 होता है। अब इसको सॉल्व करो। देखो अब यहाँ पर ये था ना हमारा Q²। ठीक है, देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा कि Q चाहिए हमें, तो इसका पूरे का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अब देखना वो हम कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर आपको पता है ये 3.7 है और ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है जी, ये 10⁻⁻9 है और ये 10⁻⁻10 का स्क्वायर है। ठीक है, 10⁻⁻10 का स्क्वायर है, तो 10 टेंजा मत किया कर दिया करो पावर में 100। पावर सिंपल मल्टीप्लाई होती है, चाहे स्क्वायर भी है ये। ठीक है ना, तो 10 टू द रूल्स पता है ना, ये तो आपको मैथमेटिक्स के बच्चे इसको 10 का स्क्वायर कर देते हैं, तो मतलब 100 कर देते हैं, 10⁻⁻100 हो गया। नहीं, ऐसे नहीं, 10 टू द 20, तो ये कितना आएगा आपके पास, 10⁻⁻20। ठीक है, और अपॉन में क्या है आपके पास 9 है, और 10⁻9 भी ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻−9 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, पावर्स को सोल्व करो जरा। देखो -9 कितना हो गया, माइनस का 18, -18 और -20 कितना हो गया, -38, तो 10 की पावर आ गया -38, और यहाँ पर ये है 3.7 और ये क्या है 25 और ये है 9। तो देखो जरा यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इसमें यहाँ कर देता हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए। दिखाई दे रहा है ना ये, इतना तो यहाँ तक तो दिखाई दे ही रहा होगा ये। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, अब जब Q की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर रूट करेंगे। तो देखो पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, 3.7 × में 25
इंटू में 10 की पावर -38 अपॉन में 9। अब देखो जरा यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखो 10 की पावर -38 है ना, 10 की पावर -38 का स्क्वायर रूट है, तो 10 की पावर -38 का स्क्वायर रूट मतलब क्या है यहाँ, स्क्वायर रूट हम जब करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आएगा, तो 2 से ये कट गया, कितना आएगा 19, तो 10 की पावर -19 आ गया जब हमने रूट सोल्व किया 10 की पावर -38 का, तो ये तो आ गया 10 की पावर -19, ठीक है। अब देखो जरा 3.7 को छोड़ते हैं अभी, 25 का रूट क्या होता है 5 और 9 का क्या होता है 3, ये आ गया। अब बचा 3.7, अब इसको अगर हम प्रॉपर करेंगे ना तो फिर पॉइंटों में आ जाएगी कहानी, ठीक है। तो क्या करो, इसे राउंड ऑफ करो, 4 मान लो, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना, तो 4 का रूट क्या होगा आपके पास, मतलब रूट 4 क्या होगा आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आ गया, क्लियर, समझ में आया कैसे किया। तो ये कितना आ गया देखो 2 5 ज़ा 10 और ये 3 इंटू में 10 की पावर -19 और ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 और फिर कितना बचेगा आपके पास 1 0, ठीक है ना, यही बचेगा आपके पास, 5 2 ज़ा 10 यही आएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर लो इसको, जिसको नहीं समझ में आ रहा, तो 3 3 ज़ा 9 1 0, तो पॉइंट लगेगा 3 3 ज़ा 9 1 0, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये 3.3 ऐसा कुछ आ रहा है, 10 की पावर -19 कूलम ये आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप देखो 3.3 इंटू 10 की पावर -19 आ रहा है, ठीक है, और 3.7 को हमने क्या ले लिया था 4 ही ले लिया था अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, n चाहिए यहाँ ये वाला, ठीक है। तो n कैसे हम करते हैं यहाँ पर, q/e, तो q/e देख लो, n इक्वल टू में q कितना आया हमारे पास, ये आया 3.3 इंटू में 10 की पावर -19 और e पता ही आपको 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। अब देखो ज़रा यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि इसको कैसे करें तो बहुत इजी है। अगर मैं यहाँ 3.3 को 3.2 ले लूँ, अब आप कहोगे ये कैसे चल रहा है, देखो न्यूमेरिकल में थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा आपको ताकि आंसर आए निकले फटाफट से, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत फिजिक्स में क्या करते हैं, पॉइंट्स को कर सकते हैं हम राउंड ऑफ। तो 3.3 है ना ये, इसको अगर मैं 3.2 लिखूँ, लिख सकता हूँ, देख लो ना। वैसे भी वहाँ हमने क्या किया था 0.3 बढ़ा दिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने क्या किया, इसमें एक घटा दिया, वहाँ बढ़ाया था ना खुद से, तो यहाँ घटा भी दिए। चलो ये तो वैसे बात है करने की, ठीक है। लेकिन वैसे हम इस तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा इजी हो रहा है ना, पॉइंट से पॉइंट कट गया है ना, कह सकते हैं ना पॉइंट से पॉइंट कट गया। 10 इसका लगाओगे और इसका 10 ऊपर जाएगा, कट जाएंगे 10 10, या कह दो पॉइंट से पॉइंट कट गया क्योंकि सेम डिजिट पे है पॉइंट। यहाँ पर यहाँ भी 1 प्लेस पे लग रहा है, यहाँ भी 1 प्लेस पे। तो यहाँ पर 16 2 ज़ा 32, ये इससे कट गया तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो n आ गया, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, यानी कि 2। समझ रहे हो इतनी बात। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी किस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स करते हैं हम, ठीक है। इनको कर लो। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा आपका ग्रेविटेशन लॉ वाला और साथ में कूलम्स लॉ भी है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 1.4, ठीक है। तब तक ये नोट कर लो। हाँ जी, चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 1.4। देखो एग्जाम्पल 1.4 के अंदर आपको एक तो कूलम्स लॉ के बारे में बात करता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, और साथ में ग्रेविटेशन की बात भी करता है, ग्रेविटेशन फोर्स की, ठीक है। तो देखो इससे पहले हम थोड़ी सी बात समझते हैं कि जो कूलम ने बताई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर मैं ई से इसे डिनोट कर रहा हूँ तो वो क्या थी, के Q1 Q2 अपॉन में r² थी। और अगर आप ग्रेविटेशन फोर्स देखो वो भी क्या थी आपके पास, g इंटू में m1 m2 अपॉन में क्या होता था, डिस्टेंस का स्क्वायर होता था, ठीक है। क्या सिमिलर लग रहे हैं कुछ कुछ, फॉर्मूला तो देखने में बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि कौन सा कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। और ये कौन सा है आपके पास, यूनिवर्सल लॉ ऑफ, याद है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर जी क्या था हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते थे। क्यों बोलते थे, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती कहीं पर भी, किसी भी मीडियम में रखो कहीं भी जो है जी चेंज नहीं होता, ठीक है, जी सेम ही रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो बात पता चलती है, जो इनकी सिमिलैरिटीज हैं यहाँ पर, उनकी बात करें अगर हम पहले, सिमिलैरिटी वो क्या है, पहली तो ये है कि ये किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसका क्या है, ये इनवर्सली है, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, दोनों में इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ठीक है ना, इनवर्स है और स्क्वायर है नीचे डिस्टेंस का, ठीक है, इसलिए बोल देते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी कि हम यहाँ पर कहें कि दोनों में ही क्या है आपके पास, इनवर्स है डिस्टेंस के। तो यानी कि डिस्टेंस दोनों के केस में अगर बढ़ेगा तो फोर्सेस क्या होंगी, कम होती चली जाएंगी, या डिस्टेंस कम होगा तो फोर्सेस बढ़ती चली जाएंगी। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें। तो ये हमारे पास फर्स्ट सिमिलैरिटी हो गई।
दूसरी क्या होगी इसमें हमारे पास कि यहां पर अगर आप याद करो जब हम Q1 रखते थे और Q2 रखते थे, दो चार्ज है मान लो ये, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस है कुछ, ठीक है, तो हम कहते थे कि ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा है और ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा है। मतलब क्या कह रहा है ये कि यहां पर जो फोर्सेस लगती थी, जो लाइन ज्वाइन होती थी इनकी, है ना, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन करते थे हम, उसी पे ही फोर्स एक्ट करती थी। ऐसा तो नहीं कि हम कहीं इधर नहीं है ऐसे जा रहा है, ऐसे तो नहीं बोला कभी भी हमने। तो यानी कि एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग एट सेंटर, ठीक है ना, जो सेंटर से लाइन ज्वाइन करती है इन दोनों चार्जेस को, उन्हीं पे ही फोर्स क्या करती है, एक्ट करती है, ठीक है। सेम चीज मासिस पे भी थी हमारे पास, ये m1 है, ये वाला m2 है, इनका जो डिस्टेंस है r है, तो जो फोर्स होती थी इनके बीच में वो इस तरीके से लगती थी। वो अलग बात है कि ग्रेविटेशन के अंदर क्या होता था, जो फोर्स होती थी वो हमेशा अट्रैक्टिव होती थी, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि चार्जेस कैसे होंगे। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स कैसी होती है, हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है, क्लियर रहती बात। लेकिन ये भी एक्ट कैसे करती है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, जो लाइन है उसी पे ही एक्ट करती है। यहां पर ये देख लो इसी तरीके से, ठीक है। ये तो दो सिमिलैरिटीज हो गई, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है इनमें, डिफरेंस एक तो अभी ये बताया मैंने आपको, डिफरेंस क्या कि जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली फोर्स जो है वो क्या हो सकती है, अट्रैक्टिव, और क्या हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो एफ जी है ऑलवेज क्या होगी, ये अट्रैक्टिव होगी, ठीक है जी। बताओ ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है, ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए माइंड में, ठीक है। दूसरा क्या है कि यहां पर ये जो के होता है, ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है, जिसकी हमने बात करी थी कि एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम की स्पेलिंग ठीक है ना, कई बच्चों का मैसेज आया कि वैक्यूम की स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना, डबल सी दैट, चलो अब सही होगी। तो एयर है, वैक्यूम है, या फिर हम क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों तो देखो सेम ही चीज होती है, लेकिन एयर थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी इसमें हम इसकी जो वैल्यू है वो कितनी मानते हैं, 9 × 10⁹, और यूनिट क्या लिखते हैं हम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड करती है। लेकिन यहां पर जो इसका कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन वाला कांस्टेंट जो है, ये क्या होगा आपका, बताओ, चेंज होगा? नहीं होता, ये चेंज नहीं होता, इसकी हमेशा वैल्यू, चाहे कोई भी मीडियम है, वाटर है या नॉर्मल एयर है, वैक्यूम कुछ भी है, ठीक है, तो इसका जो जी है ये चेंज नहीं होता। इसकी वैल्यू कितनी होती है जी की, याद है कुछ, जी की वैल्यू 6.67 इंटू में 10⁻11, और इसके यूनिट क्या बन जाएंगे यहाँ से देखो, ये न्यूटन है और ये इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा ना इस तरीके से, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, यानी कि यहाँ पर डिपेंड, अब यहाँ लिख देते हैं हम के डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है, और जो जी है, जी नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम। बताओ जी, समझ में आया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी कि क्या इनमें सिमिलैरिटीज हैं और क्या इनमें जो है डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जरा, ये चीज तो समझ में आ गई आपके, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो यही बात कह रहा है जो मैंने आपको अभी बताई कि इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ठीक है ना, दोनों में ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी और किसमें, ग्रेविटेशन में भी, ठीक है। यही बात लिखी हुई है, देखो एग्जाम्पल 1.4 आपको आपकी बुक में मिलेगा, ठीक है, और जो कि पेज नंबर क्या है, ये 13, पेज नंबर 13 पे लिख दो यहाँ, पेज नंबर 13 NCERT, क्लियर है जी। एग्जाम्पल 1.4 देखो, पढ़ो जरा क्या कह रहा है, कहता है कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन लॉ फॉर ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस। मतलब क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगती है, और जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसके बीच में, 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस के लिए। बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंडेंस, यही जो मैंने अभी आपको बात बताई थी, ठीक है, ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस या फिर मासेस, ठीक है। चार्जेस की कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मासेस की कहानी किसमें, ग्रेविटेशन फोर्स वाली है, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, क्लियर है। तो यही बात है जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है फर्स्ट में ए पार्ट में क्या कहता है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब इनकी स्ट्रेंथ को क्या करो आप, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब
आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का ये रेशो आपको निकालनी है, ठीक है। और किसके बीच में लगाना है, ये पहले बोल रहा है आपको फर्स्ट पार्ट में, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और फिर कह रहा है 2 प्रोटॉन के लिए। चलो इसको करते हैं पहले, ठीक है। उससे पहले एक बात को समझो, आपको फॉर्मूला पता ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, क्या होता है k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, और जो ग्रेविटेशन होती है उसका होता है g m1 m2 बाय r स्क्वायर। अभी हमने बात करी कि k की वैल्यू क्या होती है आपके पास 9 इंटू में 10 की पावर 9, और g की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू में 10 की पावर -11। आप खुद सोचो ये g की वैल्यू देख लो कितनी कम है ना, एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ से ही हमें एक चीज समझ में आ रही है कि इसका k तो क्या है, बहुत बड़ा है, और इसका g छोटा है बिकॉज यहाँ 10 की पावर माइनस में, ठीक है। तो हमें यहाँ से इतना तो आइडिया पता चल ही रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स। क्लियर है। और ये कहानी आप कैसे समझ सकते हो, जैसे आपने देखा था जब मैंने कॉम वाला एग्जांपल दिया था आपको कि कॉम को ड्राई हेयर्स पे करो और पीसीज ऑफ पेपर आपके पास पड़े हुए हैं, तो आप कॉम लेके जाओ उसके पास, तो वो पेपर ऊपर आ जाते हैं, तो ऊपर आए ना, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर कौन सी लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, तो वो ज्यादा है। नहीं तो वो तो वहां पर तो क्या लग रही है, ग्रेविटेशन लग रही है ना पूरी अर्थ पे, तो ठीक है ना। हम भी क्यों खड़े हैं अर्थ पे, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, ठीक है ना। लेकिन वो पेपर ऊपर उठ जाते हैं, वहां भी तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही थी, लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आई, ठीक है ना, तो वो क्या हो गए, ऊपर उठ गए। तो वहां से भी हमें साफ आ जा रहा था कि यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स। चलो जी, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो जरा हमें क्या करना है, पहले हम केस लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, ए पार्ट का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या कह रहा है, फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब बात कर रहा है, तो देखो फॉर इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होगा वो कितना होगा 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम, माइनस में होगा लेकिन हम रखते तो नहीं है, जो फॉर्मूले में रखते हैं, ठीक है, प्लस में ही रखते हैं, ठीक है। ये मैं Q1 मान लेता हूँ। और फॉर प्रोटॉन जो चार्ज है वो है Q2, वो भी कितना है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम, ये होता है, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन आपको वैसे तो पता ही है, लेकिन गिवन भी है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और ये, ठीक है जी, क्लियर है। तो इनकी जरूरत क्यों पड़ने वाली है, क्योंकि फॉर्मूला में देख लो Q1 Q2 M1 M2। तो देखो यहां पर एक सिंपल सी बात ये समझो आप यहां पर कि Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन हो गया, Q2 क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, M1 मास हो गया इलेक्ट्रॉन का, और M2 क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही है। तो यहां पर जब हम इनको रखेंगे फॉर्मूलों को यहां पर, तो देखो K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पर K Q1 Q2 अपॉन में G M1 M2, क्लियर है। अब सारा खेल यहाँ पर शुरू होगा। देखो जरा वैल्यूज रखो, K की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू में 10 की पावर 9, ठीक है। Q1 कितना है हमारे पास, ये है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। फिर क्या है Q2 भी यही है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 अपॉन में G कितना था 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 इंटू में M1 क्या है हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है वो 9.1 इंटू में 10 की पावर -31, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, M2 मास ऑफ प्रोटॉन होगा ना, तो 1.67 इंटू में 10 की पावर -27, ये है, ठीक है जी। अब देखो सोल्व कैसे करना है, बहुत ही इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। देखो बहुत इजी तरीके से सोल्व करेंगे। देखो वही कहानी है, थोड़ा थोड़ा सा राउंड ऑफ लेके कट करेंगे अगर हमारा कट हो रहा है तो, ठीक है। देखो जरा ये 1.6 है, ये 1.67 है, तो ये कट कर दें 1.6, इसको भी 1.6 ही मान लेता हूँ, कट कर दिया ये, ठीक है। ये 9.1 है, ये 9 है, इसको भी ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ईजी हो जाएगा करना, समझ रहे हो इस बात को। उसके बाद देखो अब 10 की पावर्स को सोल्व करो यहाँ। देखो जी 10 की पावर ये कितना है -19, और ये कितना है -19, -19 कितना हो गया, माइनस का 38, -38 और +9 कितना हुआ, -38 + 9 बताओ, माइनस का 29 हुआ। ऐसे कर लिया करो ना, -19 और प्लस का 9, ये कितना हुआ था -38 + 9, करो इसको, कितना आएगा, माइनस का 29 आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर तो आ गया 10 की पावर -29, ठीक है। नीचे देखो जरा, और ऊपर क्या है 1.6 है, ठीक है। नीचे देखो जरा 6.67 है, और क्या है यहाँ पर 10 की पावर देख लो -11 है, ये -31, ये -27, यहाँ लिखो -11 -31 और माइनस का 27 है। इनको करो सोल्व जरा। देखो 11 और 31 कितना हो गया, माइनस का ये 2, ये 4 और ये माइनस का 27, तो ये ऐड ही होंगे यहाँ पर,
ठीक है, माइनस माइनस ही है ना ये सारा, ठीक है जी, क्लियर। तो देखो जरा, अब ये माइनस में कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 7 और ये 2 9 हो गए, 4 और 2 कितना हो गया 6, माइनस का 69, 10 की पावर ये कितना आ रहा है माइनस का 69। तो देखो इसको जरा यहाँ सोल्व करें अगर हम, 1.6 अपॉन में 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 29 है, और प्लस का ये 69 हो जाएगा ऊपर जाके पावर, ठीक है। तो देखो जरा फिर क्या करेंगे हम इसमें, 1.6 का 10 लगा दो नीचे, 6.67 का 100 ऊपर लगा दो, ठीक है ना, पता है ना नीचे जाता है ऊपर चला जाएगा। और ये 10 की पावर के साथ क्या हो रहा है जरा यहाँ पर देखो जरा, प्लस माइनस, माइनस का क्या है ये हमारे पास, माइनस का 29 प्लस का 69, प्लस माइनस माइनस, साइन विच इज ग्रेटर तो प्लस का ही आएगा, लेकिन माइनस करना पड़ेगा। 29 इसमें से कितना आ रहा है 0, और ये 6 में से 2 गया 4, प्लस का 40, तो 10 की पावर यहाँ कितना आ रहा है 40 आ रहा है, ठीक है। ये एक 0 इससे गई, तो ये कितना आ रहा है 160, ठीक है, और अपॉन में 667 इंटू में 10 की पावर 40 आ रहा है। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से एक 10 इसके साथ ले लो ताकि इजीली डिवाइड कर पाओ आप, 1600 हो गया, ये 667 हो गया, और यहाँ कितना बचा 10 की पावर 39 बचा। अब 1600 है ना, इसको 667 इसको कर लो डिवाइड जरा, देखो जी यहाँ करते हैं, 1600 को 667 से करो, तो पहले तो 2 पे चला जाएगा ये, 667 को 2 से करो, 2 7 दा 14, 2 6 दा 12 और 1 13, 2 6 दा 12 और 1 कितना हो गया आपके पास 13 हो गया, तो ये 2 दा कितना आ रहा है 1334, क्लियर है। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया, कितने होते हैं 6 होते हैं, और यहाँ क्या बचा आपके पास 5, 5 में से 3 गया कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। फिर एक 0 जब उतारोगे तो पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेना आपके पास ये 3 पे चला जाएगा ये, ठीक है, किस पे जाएगा 3 पे, तो 667 3 से करो, 3 7 दा 6 3 दा और 2 ये आपके पास 20 हो गया, और 6 3 दा 18 और फिर 2 20, 2001 2001, ठीक है जी। तो ये कितना बचेगा आपके पास, 10 में से 1 गया 9, और ये कितना आ गया 5, फिर ये 6, फिर 0, फिर ये आगे आप देख लेना 9 पे चला जाएगा, किस पे चला जाएगा 9 पे, ठीक है। कर लेना इसको, 2.39 आ रहा है, तो ये देख लो आपके पास 2.39 इंटू में 10 की पावर 39 आ रहा है, जो इनका रेशो आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशन फोर्स का, ये आ रहा है, ठीक है। कोई यूनिट नहीं आएगा बिकॉज फोर्स को फोर्स से डिवाइड करें तो कोई यूनिट नहीं होगा, रेशो में इसी तरीके से आएगा, ठीक है। और जो आप देखोगे बुक में तो वो 2.39 है ना ये, तो 9 5 से बड़ा है, तो पिछली एक वैल्यू क्या करो बढ़ा दो, तो राउंड ऑफ करेंगे 2.4 इंटू में 10 की पावर 39 आ रहा होगा वहाँ पर, क्लियर है, आया समझ में ये, करो इसे नोट, देखो जी फिर, ठीक है, नोट कर लेना इसे पॉज करके। फिर हम बात करते हैं इसमें सेकंड की, 2 प्रोटॉन्स की बात कर रहा है वो, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स हैं, तो देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। देखो ये यहाँ से रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जितना पार्ट चाहिए हमें वो रखते हैं, बाकी यहाँ से सब चलो करते हैं इसे। देखो अब 2 अगर प्रोटॉन की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, तो 2 प्रोटॉन मतलब क्या है, फॉर प्रोटॉन Q1 भी यही है और Q2 भी यही होगा, समझ रहे हो, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 फॉर प्रोटॉन, दोनों क्या है प्रोटॉन ही है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी, यहाँ R से तो R कट गया, तो R की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमें यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब Q1 भी प्रोटॉन हो गया और Q2 भी प्रोटॉन हो गया, मास ऑफ 1 भी क्या है प्रोटॉन है, और मास ऑफ 2 भी क्या है हमारे पास प्रोटॉन ही है, क्लियर है। तो अब देखो जरा यहाँ पर ये तो कट गया था यहाँ पर, अब देखो जरा K की वैल्यू पुट करो 9 इंटू में 10 की पावर 9, अब Q1 वही है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19, चेंज क्या हो रहा है यहाँ नीचे, G तो वही रहेगा 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 11, M1 मास ऑफ प्रोटॉन कितना था 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस का 27, और अगेन मास ऑफ प्रोटॉन ही आएगा, तो 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 27, ठीक है। देखो अब इसमें क्या करो, जैसे हमने पहले 1.6 को 1.67 से कट कर दिया था, इसको 1.6 ही मान लिया, तो वैसे ही कर लो, इसको भी कट कर दिया, यहाँ से इसको भी इससे कट कर दिया, ठीक है, यही है, ठीक है जी। और क्या हो सकता है इसमें, और
बस ये करते हैं, ठीक है। अब देखो ये 9 है और ये क्या है 6.67 है। 10 की पावर्स को सोल्व करो, -19 माइनस का 38 किया था, -38 + 9 कितना किया था हमने, 10 की पावर 29 किया था, याद है, ठीक है। लेकिन किस में आया था ये, माइनस में ही आएगा, क्योंकि -38 + 9 साइन विच इज ग्रेटर ही, और माइनस करेंगे 38 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 29 आता है, ठीक है। अब नीचे बात कर लेते हैं यहाँ 10 की पावर्स में। देखो ये -11 है, ये 27, ये 27 कितना हो गया आपके पास, माइनस का कितना हो जाएगा ये 54, ठीक है। माइनस का 54 और -11 कितना हो गया ये आपके पास 5 और ये 6, माइनस का 65। 10 की पावर कितना आ गया ये, माइनस का 65, ठीक है। अब यहाँ पर 10 की पावर -29 है ना, और ये -65 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 65 हो जाएगा। तो 65 में से 29 माइनस करो जरा, 15 में से 9 गया कितना हो गया आपके पास 6, और यहाँ क्या बचा आपके पास 5 में से 2 गया कितना 3, तो ये कितना आएगा आपके पास 10 की पावर 36 आ जाएगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका पॉइंट हटाओगे 100 लगेगा, वो 100 ऊपर जाके कितना हो जाएगा ये 900, और ये 667 हो जाएगा, और ये 10 की पावर कितना आ रहा है हमारे पास 36 आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखो जरा, यहाँ पे आपके पास 900 है ना, और ये 667 है, इसको डिवाइड कर लेना आप खुद से ही, ठीक है। ये आएगा आपके पास कितना 1.34 आएगा, और इंटू में 10 की पावर 36 डिवाइड करोगे जब इसको तो ये आएगा, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो जो बुक में है तो ये 1.3 आ जाएगा, इंटू में 10 की पावर 36। देखो ये 5 से छोटा है ना नंबर, तो पिछला एज इट इज रहेगा, ठीक है। 10 की पावर 36 ये आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ ये रेशो किसकी आई है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, ठीक है। रेशो जो आई है वो ये आई है। क्लियर है, बताओ आया समझ में, ठीक है। इजी था, आंसर चेक कर लो इसका बुक में, देख लो ये आपके पास पहले का तो 2.4 इंटू 10 की पावर 39 आया था, ठीक है, और इसका कितना आ रहा है 1.3 इंटू में 10 की पावर 36 आ रहा है। क्लियर है। अब देखो जरा आगे बात करते हैं अभी हम इसकी बी पार्ट की। देखो अच्छा है ना ये एग्जाम्पल, बताओ, ठीक है। देखो ये सोल्व भी करके देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, कहीं देख के सोचो बस हो गया ये तो, ठीक है। जब सोल्व करोगे खुद से तभी होंगे ये, ठीक है इजी, मुश्किल तो नहीं है। देखो जी अब बी पार्ट देखो जरा क्या कह रहा है इसमें। बी पार्ट में क्या कहता है एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो जी एक्सेलरेशन निकालना है, तो देखो F इक्वल टू क्या होता है ma, तो एक्सेलरेशन अगर हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा ये F/m, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है वो आपको एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी निकालना है और प्रोटॉन का भी निकालना है, ठीक है। तो एक एक्सेलरेशन अगर हमें इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये, तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हमें एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो फोर्स अपॉन में क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, इस तरीके से निकल जाएगा। लेकिन फोर्स दोनों में ही सेम रहने वाली है, बिकॉज ये क्या कह रहा है आपको, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक क्या है इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है प्रोटॉन है, ठीक है। और इनके बीच में फोर्स कह रहा है वो क्या होगी, तो दोनों पे ही एक दूसरे पे फोर्स क्या लगती है, सेम ही लगती है। तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये तो हमें पता चली गया क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी है ये वाली, आर कितना है इसमें 1 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। और ये हमें पता है 10⁻⁻10 मीटर ये गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो बस इजी है, पहले एफ निकाल लो इसका यहाँ पर। तो देखो जरा एफ क्या होगा, या डायरेक्ट हम यहाँ पर रखें, एफ तो हमें पता है क्या होगा K/Q1 Q2 अपॉन में R², यानी कि K 9 इंटू में 10 की पावर 9, और चार्ज हमें पता ही है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, और Q2 पे भी कितना है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज तो सेम ही है ना, प्लस माइनस का ही चक्कर होता है, लेकिन प्लस माइनस हम यहाँ रखते नहीं है, ठीक है ना। और R कितना है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10 की पावर -10 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये F आ गया, अब इसको यहाँ सोल्व करने के बजाय मैं यहीं पर करूँगा डायरेक्ट, देखो जरा इजी हो जाएगा। समझ में आ गई बात, बताओ। देखो जी फोर्स कितनी है, ये हमारी डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं यहाँ 9 इंटू में 10 की पावर 9 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ 9.1 इंटू में 10 की पावर -31, ठीक है जी। 9.11 दी हुई है बुक में, कोई नहीं 9.1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख लो जैसे हम करते आए हैं 9 को इससे कट कर सकते हैं 9.1 से, ठीक है। अब तो इजी है,
1.6 और 1.6 यानी कि 16 इंटू 16 कितना होता है, 256 होता है ना, 16 का स्क्वायर। और यहाँ पॉइंट एक इधर से एक इधर से है ना, तो 2 पॉइंट छोड़ के हो गए ना, तो 2 इधर लगा देंगे। देखो ना ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। देखो अगर हमें पता है 1.6 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 256 आएगा। एक इधर से टोटल कितने हो गए, 2 पॉइंट, तो 2 आ गया। अगर ऐसे होता 1.62 को 1.6 से करते, मान लो कुछ आ गया, कुछ भी आ गया, मान लो मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मान लो 353 ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इधर से हो गए और एक इधर से, 3 पॉइंट, मतलब 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा। इस तरीके से करते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो 16 256 होता है, तो इधर से हमने देख लिया एक डिजिट 2 हो गए, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ठीक है। 2.56 हो गया इंटू में, यहाँ पर देखो अब 10 की पावर 9 है, और ये माइनस 19 तो कितना हो गया, -38, और +9 ये तो हमें पता है 10 की पावर कितना होता है, माइनस का 29, ठीक है। और ये 10 की पावर -31 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 31 हो जाएगा। तो ये देख लो 2.56 इंटू में कितना हो जाएगा, ये आपके पास -29 और प्लस का 31 है, तो कर लो प्लस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, यानी कि 10 की पावर क्या आएगी आपके पास यहाँ, 10 की पावर 2 आएगी, ठीक है ना। समझ रहे हो ना ये बात, तो ठीक है। 10 की पावर 2, और एक्सेलरेशन है तो ये किस में होता है आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो 2.56 इंटू में 10 की पावर 2 आ रही है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, या कुछ गलती हो गई है हमसे, हो गई है कुछ गलती, क्या हुई है, 10 की पावर -10 नहीं लिखा हमने, ये भी लिखते हैं। देखो समझ रहे हो ना क्या हुआ है, ये सारी वैल्यूज़ मैंने रख दी थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसका नीचे ये 10 की पावर भी था ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रख दिया। 10 की पावर -10 है, तो मैंने आपको बताया था कितना हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कर लो, ऊपर तो कितना आया था, 10 की पावर -29 आया था, और 1.6 को 1.6 से किया था 2.56 आया था, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 31, और ये 20, 10 की पावर -51 हो गया, ठीक है ना। अब कर लो 2.56 इंटू में, ये प्लस का बनेगा, ठीक है ना, -29, और ऊपर जाके पावर वो प्लस की हो जाएगी 51, तो प्लस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, प्लस में आएगा आंसर। तो 29 माइनस करो, 11 में से 9 गया, कितना होता है 2, ठीक है ना। और इधर कितना बचा 4 में से 2 गया 2। क्लियर है इतनी बात, बताओ 22 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है, 10 की पावर 22 आ रहा है, ठीक है जी। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। देखो आप बुक में आपके पास कितना दिया है, 2.5 दिया है, तो कोई बात नहीं, 2.56 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.5 इंटू में 10 की पावर 22 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.5 इंटू में 10 की पावर 22, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो आपको पता ही है एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। सेम यहाँ पर करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन में भी के है ना, Q1 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 अपॉन में r² होता है, यानी कि 10 की पावर -10 का स्क्वायर हो गया। तो फोर्स की वैल्यू रख दी हमने, और मास ऑफ प्रोटॉन लिख दो 1.67 इंटू में 10 की पावर -27, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन। बिकॉज प्रोटॉन के लिए करें ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन का था तो इलेक्ट्रॉन का मास रख दिया था हमने, यहाँ प्रोटॉन का है, प्रोटॉन का रख देंगे। तो यहाँ पर भी आपको पता ही है, ये इससे कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है। अब तो सिंपल है, ये करो इसे सोल्व। देखो जरा, ये 1.6 है और ये 9 है, 16 9 का कितना होता है, 144 होता है ना, ठीक है। और ये पॉइंट, हम एक पॉइंट था तो एक पॉइंट यहाँ लग दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में 10 की पावर, देखो ऊपर तो हमें पता है -19 माइनस का 38 और प्लस का 9, तो 10 की पावर माइनस का 29, ये तो हमें पता ही है पहले से ही, ठीक है ना। नीचे क्या बना, 10 की पावर ये हो गया -20 और माइनस का 27, कितना हो गया ये आपके पास, 10 की पावर -47 हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो 14.4 इंटू में 10 की पावर -29 प्लस का 47, करो जी। 47 में से 29 माइनस करो, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ 3 2 1, ठीक है, ये बच रहा आपके पास 14.4 इंटू में 10 की पावर 18 आ रहा है, किसमें, प्लस में, ठीक है। लेकिन हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे करते हैं, अगर हमें लेफ्ट साइड लेके जाना है, ठीक है ना, एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए ना स्टैंडर्ड में, तो अभी लेफ्ट लेके जाना है हमें, ठीक है। लेफ्ट लेके गए, इनटू में क्या हो जाएगा, अगर लेफ्ट लेके गए तो 10 की पावर प्लस में 1 आएगी एक, ठीक है। इनटू में 10 की पावर 18, बहुत बार बताया हुआ है, लेफ्ट जाते हैं तो 10 की पावर प्लस में चलते हैं, अगर राइट लेके जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में चलते हैं, और उतना ही जाते हैं हम नंबर 10 की पावर्स में जितना आपने शिफ्ट किया। जैसे इधर एक शिफ्ट किया है तो 10 की पावर +1 आ गया, 2 शिफ्ट करते लेफ्ट में तो 10 की पावर 2 आता।
ऐसे ही राइट में अगर एक शिफ्ट कर रहे हो तो 10 की पावर -1, 2 शिफ्ट कर रहे हो राइट में तो 10 की पावर -2, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 1.44 को मैं 1.4 लिख लूँ और ये कितना हो गया आपके पास 10 की पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देख लो आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आया है और ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। और वैसे भी ये क्या होता, ज़्यादा ही होता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कम होता है। तो कम जिसका मास है वो ज़्यादा तेज भागता है, तो वो वाली बात है। आ रही है बात समझ में, बताओ आया ये क्वेश्चन समझ में, करो इसे नोट, बिल्कुल इजी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की, पहले ये नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, करो नोट। हाँ जी, देखिए अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, इसको समझते हैं कि क्या होता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, अगर आपको याद हो फॉर्मूला F इजिकल टू में क्या था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ऐसे लिखते थे। ये फोर्स होती थी किसमें, इन वैक्यूम या एयर की बात करते थे हम, तो वैक्यूम या एयर या फिर हम क्या बोलते थे फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जैसे हमने कहा था परमिटिविटी का मतलब क्या है कि कितना परमिट करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना है परमिटिविटी का, कि यहां पर फोर्स और ये परमिटिविटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी इस पे आ रहा हूं मैं, लेकिन पहले ये कंसेप्ट समझ लो परमिटिविटी वाला। एप्सिलॉन नॉट और फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम यहां से देखें कि ये परमिटिविटी अगर ज्यादा है तो फोर्स तो कम हो गई, है ना, परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स कम। तो आप क्या समझते हो अपने माइंड में कि परमिटिविटी का मतलब क्या है कि कितना परमिट कर रहा है वो, तो उससे हम फोर्सेस ज्यादा होंगी या कम होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ परमिटिविटी का मतलब क्या है कि परमिट तो कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जैसे कि हमने कहा ये प्लस चार्ज है एक और एक प्लस चार्ज ये है, ये Q1 है ये Q2 है, ठीक है, डिस्टेंस है इनका R, ठीक है। मान लो ये किसी मीडियम में है, या यानी कि या किसी मान लीजिए फ्री स्पेस में है, ठीक है, मीडियम की बात बाद में करेंगे, मान लो किसी फ्री स्पेस में है, ठीक है। तो यहां क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि वो यहां से कितनी लाइन ऑफ फोर्स को परमिट करता है, इस पे जाने के लिए नहीं, अपने अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए परमिट करता है, समझ रहे हो। तो अपने अंदर अगर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, जितना एब्जॉर्ब कर किया वो तो खत्म, और जितना बचा वो आगे जाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा, ये मतलब है। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है। परमिटिविटी से मतलब क्या समझते हैं हम कि परमिट हो रहा है, ठीक है ना, कितना यहां से परमिट हो रहा है, इसके लिए नहीं, वो कह रहा है अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए कितना परमिट हो रहा है। तभी तो परमिटिविटी अगर यहां ज्यादा हो रही है, परमिटिविटी ज्यादा मतलब क्या है, जो भी यहां आपने फ्री स्पेस लिया या कोई मीडियम लिया मान लो, ठीक है, तो वहां परमिटिविटी ज्यादा, यानी कि वो अपने अंदर एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है, परमिट ज्यादा कर रहा है, और बाकी आगे क्या करेगा, फिर वो कम जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहां जब आगे जाएंगी अगर कम, तो क्या होगा, फोर्स कम लगेंगी। ऐसे समझो इसको, बिल्कुल सिंपल सी। उसमें मान लो यहां से कुछ एनर्जी है, ठीक है ना, जो इसको फोर्स लगा रही है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि कितनी परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या एप्सिलॉन अगर सिंपल हम कहें तो परमिटिविटी है, ठीक है। तो परमिटिविटी से हम क्या समझ रहे थे कि कितना परमिट हो रहा है ये एनर्जी इसको देने में, ये नहीं है मतलब, समझ रहे हो। परमिट क्या कर रहा है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में। तो यहां से जो भी एनर्जी निकल रही है वो अपने अंदर कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है। मान लो यहां ये एक राक्षस है, ठीक है ना, वो कितना अपने अंदर परमिट कर रहा है, और जो बचेगा फिर आगे वो इसको फोर्स लगाएगा, ये है। तभी तो परमिटिविटी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो वो इसको क्या करेगा, फोर्स कम लगाएगा। तभी तो है ये परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स कम, इनवर्सली ये है मतलब यहां पर। और परमिटिविटी अगर कम है, जैसे हमने कहा फ्री स्पेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फ्री स्पेस में सबसे कम होती है परमिटिविटी। तो यानी कि उसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट का भी मतलब क्या है, परमिटिविटी, और नॉट मतलब क्या, कुछ भी नहीं, है ना, जीरो है ना ये, उसको हम नॉट बोल देते हैं। तो मतलब क्या, वहां कुछ भी नहीं है, परमिटिविटी बिल्कुल क्या है, बहुत ही कम है। तो अपने अंदर वो क्या करेगा, बहुत ही कम एब्जॉर्ब करेगा। तो कम एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी परमिटिविटी कम है तो फोर्स ज्यादा है। तभी हम कहते हैं फ्री स्पेस, एयर या फिर वैक्यूम की अगर हम बात करते हैं तो परमिटिविटी वहां कम होती है, कम है तो वो अपने अंदर कम एब्जॉर्ब करेगा, सारी की सारी यहाँ आएगी, जो भी आपकी एनर्जी है यहाँ पे जो भी आ रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फोर्स क्या होगी, सबसे ज्यादा लगेगी। क्लियर हो रही है बात। अगर कोई मीडियम ऐसा है मान लो, ठीक है, जिसकी परमिटिविटी ज्यादा है, अब अगर उसकी परमिटिविटी ज्यादा है, देखो सबसे कम परमिटिविटी तो हम वैक्यूम और फ्री स्पेस में लेते हैं, ठीक है, और एयर की भी हम वहीं पर मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे कम तो ये हो गए, फ्री स्पेस, वैक्यूम या फिर एयर कहें हम, ठीक है, सबसे कम है परमिटिविटी में। अब आगे जो भी मटेरियल होंगे, जो भी मीडियम होगा, उसमें ज्यादा ही होगी परमिटिविटी, ठीक है। तो यानी कि परमिटिविटी अब मान लीजिए किसी मीडियम की हम ले रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा है,
तो परमिटिविटी ज़्यादा तो मतलब क्या, वो मीडियम अपने अंदर एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है, अपने अंदर परमिट ज़्यादा होने दे रहा है, जो बचेगा फिर आगे जाएगा, तो परमिटिविटी ज़्यादा होगी, उसने एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लिया, आगे बचेगा कम तो फोर्स कम लगेगी। तो परमिटिविटी ज़्यादा, अगर ज़्यादा तो फोर्स कम लगती है, और परमिटिविटी कम तो फोर्स ज़्यादा लगती है। जैसे कि एयर और वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस की हमने बात करी, वहाँ परमिटिविटी सबसे कम होती है, तो उस केस में फोर्स भी सबसे ज़्यादा लगती है। ये बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर, ठीक है। परमिटिविटी वाली कहानी समझ में आ गई। अब बात करते हैं दोबारा अपने इस पे डाइलेक्ट्रिक और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। तो जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है वो आपको देखो, रिलेटिव परमिटिविटी को लिखते हैं हम एप्सिलॉन आर से। रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन परमिटिविटी, आर क्या हो गया, रिलेटिव हो गया, ठीक है। क्या कहता है, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, मतलब एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस मतलब कुछ भी नहीं है वहां पर, तो यानी कि नॉट लगता है उसके लिए, ठीक है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। परमिटिविटी वाला कंसेप्ट समझ में आया। जो मैंने कहा कि फोर्स का वो इन्वर्सली है, तो वो कैसे करता है, नहीं तो हमें सोचने में तो ऐसा लगता था कि जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतना ज्यादा, यानी कि परमिट कर रहा है उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। किस में परमिट कर रहा है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में परमिट कर रहा है, बाकी जो बचेगा फिर आगे लगेगी फोर्स, तो जो लगेगी। तो यानी कि जहां परमिटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, वहां फोर्स कम लगती है, ठीक है। और जहां परमिटिविटी कम है, जैसे कि एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस सबसे कम है, तो फोर्स वहां सबसे ज्यादा लगती है, ठीक है। चलो इसको हम समझते हैं हम कि ये कैसे आया होगा, ठीक है। अब एक और चीज है इसमें, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोल देते हैं। अब यहां पर भी एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्या कि जो फोर्स हम निकालते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, वहां हम क्या लिखते थे, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ ये वाला के जो है ये अलग चीज है, ये चीज याद रखना। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाला के है, लेकिन यहाँ नोटेशन यहाँ पर भी इसकी के ही है, बुक्स वगैरह में हर जगह, तो इसलिए आपको ये समझना है ये के वो वाला के नहीं है, ठीक है। ये के कौन सा है, एप्सिलॉन आर वाला, जिसकी वैल्यू है एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो के है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो ये भी आपको चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से हम डिनोट कर देते हैं, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर क्या होता है, वो रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, प्रूफ भी कर लेते हैं कि कैसे आया होगा ये। देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स इन फ्री स्पेस की अगर हम बात करें, तो एफ नोट से मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो वो क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर दो चार्जेस की बात कर रहे हैं हम, Q1 Q2 और R उनके बीच का डिस्टेंस है, तो ये होगा, ठीक है। अगर हम किसी मीडियम में बात कर रहे हैं, तो मीडियम के लिए FM लिखेंगे, यहां लिख देते हैं इन एयर और वैक्यूम, इन मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या होगी यहाँ पर 1/4 पाई, यहाँ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m आ जाएगा बस, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। क्या किया हमने, यहाँ नोट था तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आया। यहाँ मीडियम के लिए फोर्स है, तो यहाँ परमिटिविटी किसकी है, मीडियम की है। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ। अब क्या करो, डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो देखो क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू, मैं देखो यहाँ से ये ऊपर वाला लिखता हूँ मैं पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और ये नीचे वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। देखो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल। देखो ये जब ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ इंटू जब आप करोगे तो ये 4 पाई एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा, ये R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और ये Q1 Q2 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कट जाते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। देखो ये 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब यहाँ पर ये एप्सिलॉन m कहाँ गया होगा, देखो ना ये ऐसे है ना, 1/4 में एप्सिलॉन नॉट और 1/4 में एप्सिलॉन m, ये चीज़ बच गई एफ नॉट बाय में एफ एम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ से लिखते हैं, देखो यहाँ पर लिखते हैं, कैसे लिख सकता हूँ, 1 एप्सिलॉन नॉट और इनटू में ये ऊपर चल जाएगा एप्सिलॉन m, और ये 1 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया एफ नॉट बाय एफ एम क्या आ रहा है आपके पास, एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये दिखाई देगा, यहाँ कर देते हैं, देखो इसको, देखो यहाँ से यहाँ चल गए हम, एफ नॉट यहाँ करते हैं, ठीक है। एफ नॉट बाय एफ एम किसके इक्वल आ गया यहाँ से, एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यही किसके इक्वल होता है आपके पास, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से यही चीज आ गई ना, एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन निकल जाती है फोर्स के रिस्पेक्ट में भी, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ मीडियम, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, ठीक है। रेशो यहाँ पर उल्टा हो रहा है ना,
अगर हम परमिटिविटी की बात करें तो मीडियम के ऊपर है और ये जो हमारी फ्री स्पेस वाली है ये नीचे है, ठीक है। फोर्स में एफ नोट ऊपर आ रहा है यानी कि फ्री स्पेस वाली या वैक्यूम वाली, और मीडियम वाली नीचे आ रही है। तो ये चीज़ आपको डिफरेंस याद रहना चाहिए। बताओ क्लियर है? अब कंसेप्ट को समझते हैं। ये तो समझ में आ गया आपके कि ये सब होता है, ठीक है। ये भी हमें पता चल गया कि जो परमिटिविटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ फोर्स कम होगी, क्योंकि परमिटिविटी ज़्यादा का मतलब क्या है, वो अपने अंदर कितना मीडियम एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अपने अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, परमिट अपने अंदर ज़्यादा कर रहा है, तो आगे वो जाने कम दे रहा है। समझ रहे हो इतनी बात? अब इस चीज़ को यहाँ से समझते हैं। देखो जरा, यहाँ से देखो जरा, ये वाली कहानी समझते हैं। एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन आर है। तो यहाँ से मीडियम के लिए अगर हम फ्री स्पेस को एक स्टैंडर्ड मान लें, ठीक है, फ्री स्पेस वाला स्टैंडर्ड मान लें, वैक्यूम या एयर वाला, ठीक है। अब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हमें निकालनी है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी का क्या फायदा होगा? जैसे उसने कहा कि रिलेटिव परमिटिविटी है 12, ठीक है, कोई मीडियम है उसका उसने बोल दिया रिलेटिव परमिटिविटी है 12। तो अगर वो 12 है तो हमें पता चल जाएगा कि वो फ्री स्पेस वाली परमिटिविटी से 12 टाइम्स ज़्यादा है। क्लियर है? कोई भी मीडियम की परमिटिविटी होगी, ये तो आप समझ के चलो कि फ्री स्पेस वैक्यूम से तो वो ज़्यादा ही रहने वाली है, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें गिवन होगी तो हम समझ जाएंगे उसका मतलब क्या है, कि वो इतने टाइम्स फ्री स्पेस वाली परमिटिविटी से ज़्यादा है। तो एप्सिलॉन एम आ जाएगा ये, ठीक है। अब अगर खुद सोचो आप कि अगर परमिटिविटी फ्री स्पेस वाली से 12 टाइम्स ज़्यादा है परमिटिविटी, तो यानी कि जो फोर्स होगी, ये तो यूनिवर्सली होती है, तो पता है ना, परमिटिविटी जिसकी ज्यादा फोर्स वहां कम। तो अगर हम यहां कह रहे हैं कि परमिटिविटी 12 टाइम्स ज्यादा है फ्री स्पेस वाली से, तो इसका मतलब जो फोर्स है अब वो तो रिड्यूस होगी। कितना टाइम्स रिड्यूस होगी? जो फोर्स आपकी फ्री स्पेस वाली थी उससे 12 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? क्योंकि इन्वर्सली है ना फोर्स और परमिटिविटी। तो हमें अगर रिलेटिव परमिटिविटी कुछ दी हुई है तो मैं मीडियम की परमिटिविटी बता सकता हूं कि 12 टाइम्स ऑफ दैट फ्री स्पेस वाली परमिटिविटी की है वो, ठीक है। तो अगर परमिटिविटी मुझे पता चल गई कि 12 टाइम्स है इसके, तो मैं फोर्स भी बता सकता हूं। फोर्स उससे यानी कि क्या होगी, कम होगी। अगर परमिटिविटी बढ़ रही है तो फोर्स कम होगी। तो फोर्स जो होगी मीडियम में वो कितना टाइम्स कम हो जाएगी फ्री स्पेस वाली से? 12 टाइम्स कम हो जाएगी। देखो उसको भी करते हैं। देखो यहाँ पर देखो, जैसे ये है हमारे पास एफ नोट बाय एफ एम, ये जो है ना कहानी आपकी न्यूमेरिकल में यूज होगी ये वाली, ठीक है। एफ नोट बाय एफ एम या फिर कॉन्सेप्चुअल पूछा जाए, एफ नोट बाय एफ एम इज इक्वल टू में अगर मैं यहाँ लेके चलूँ ये वाला एप्सिलॉन आर या फिर के हम मान लें, ठीक है। तो यहाँ से आप देखना, अगर मैं मीडियम की निकालना चाहता हूँ फोर्स, तो ये एफ नोट बाय क्या आ रहा है, एप्सिलॉन आर आ रहा है। तो यही तो चीज़ बताई मैंने आपको। मीडियम की परमिटिविटी उसने बोल दिया मान लो 12 टाइम्स ऑफ दिस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 12 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि मीडियम की परमिटिविटी इतने टाइम्स ही है, ठीक है। तो मीडियम में जो फोर्स होगी वो भी कितनी होगी, एफ नोट बाय 12 होगी, क्योंकि यहाँ ये एप्सिलॉन आ रहा है ना, तो एप्सिलॉन आ रहा है। तो ये तो मैंने बोला आपको 1/12 टाइम्स क्या हो गई, वो रिड्यूस हो गई मीडियम में। यहाँ बढ़ गई 12 टाइम्स, तो यहाँ 12 टाइम्स रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पर जो एफ एम होगा अगर हम देखें तो वो कितना हो जाएगा, एफ नोट बाय 12 हो जाएगा, या नहीं? दिखाई दे रहा है ये इतना? चलो देख लेना, ये आ रहा है समझ में? बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब जैसे इसमें मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे ये वाला ले लें हम एग्जांपल यहाँ से, ठीक है। जैसे आपको ये बोल दिया कि ये तो 12 है, ठीक है, और एफ नोट जो थी मान लीजिए वो कितनी थी हमारे पास, मान लीजिए वो कितनी है, 36 है, ठीक है। एफ नोट थी 36, ठीक, और रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 12 है अगर, ठीक। तो अब जो मीडियम में जो फोर्स आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ रही है। तो कम नहीं हो गई? देख लो, परमिटिविटी बढ़ी 12 टाइम्स, ठीक है ना, ये चीज़ हमें पता चाहिए। 12 टाइम्स बढ़ी तो जितनी मीडियम जो फ्री स्पेस में फोर्स थी उसके 1/12 टाइम्स रिड्यूस होगी, तो वो कितनी रह गई, 3 रह गई। बताओ समझ में आई बात? फोर्स कम हो रही है ना, परमिटिविटी बढ़ रही है, फोर्स कम हो रही है, ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई। मेन ये बात समझनी थी आपको, यहाँ पर क्या समझनी थी कि यहाँ पर एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है कि फ्री स्पेस से कितने टाइम्स ज़्यादा है मीडियम में परमिटिविटी, ठीक है। तो ये हमें इससे पता चल जाता है, जो भी गिवन होगा ये, ठीक है, उससे पता चल जाता है कि इससे कितनी ज़्यादा है। फिर उससे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ मीडियम में अगर हमें फोर्स निकालनी है और हमारे पास फ्री स्पेस वाली फोर्स पड़ी है और रिलेटिव परमिटिविटी उसने दी है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे यहाँ नीचे, तो हम मीडियम में निकाल सकते हैं क्योंकि वो रिड्यूस होगी। क्लियर है इतनी बात? ये चीज़ क्लियर हो गई होगी यहाँ से, ठीक है। तो आपने ये जो है इतनी बात ये याद रखनी है, ठीक है, क्लियर। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, एफ एम इज इक्वल टू में एफ नॉट अपॉन में के, ठीक है ना, एप्सिलॉन आर को के भी लिख सकते हैं, ठीक है। आ जाओ इस पे क्वेश्चन पे जल्दी से।
देखो जी क्या कह रहा है यहाँ पर आपको, 2 पॉइंट चार्जेस +2 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन। ठीक है जी, फोर्स उसने बताई है कितनी है, 9 न्यूटन किया, और ये किस में होगी, फ्री स्पेस या एयर में, जो भी आपके पास गिवन होगी। ठीक है, इफ द सिस्टम इज डिप्ड इन वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81। अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि के, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन आर, ये कितना गिवन है, 81 गिवन है। कह रहा है व्हाट विल बी द फोर्स, यानी कि अब जो न्यू फोर्स है वो क्या होगी। तो मुझे देखो फॉर्मूले में पता है कि F0 बाय एफ एम, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट निकाल दूं मीडियम के लिए, तो वो क्या होती है आपके पास, एफ एम इज इक्वल टू में F0 बाय एप्सिलॉन आर या फिर के। ठीक है, तो F0 मान लिया हमने, ये वाली है जो गिवन है हमारे पास पहले, ठीक है, 9 है, और ये वाली यहाँ पर गिवन ही होगा ये आपके पास, इन एयर और वैक्यूम की कहानी है ये। ठीक है, ये 9 है और के कितना है हमारा, 81 है। तो यानी कि जो नई आएगी फोर्स मीडियम में वो कितना हो जाएगी, 1/81 टाइम्स क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कितना हो गया फिर, 9 9 सा 81, 1/9 आ रहा है। ठीक है, पॉइंटों में जो भी आएगा ये क्लियर है। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं आपके पास। मेन है कंसेप्ट समझना आपने, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी वाला। और मेन बात जो समझनी है वो क्या है कि परमिटिविटी का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर कट होनी चाहिए कि परमिटिविटी क्या होती है, अपने अंदर परमिट करना। मतलब मान लीजिए कोई चीज है वो अपने अंदर परमिट कर रही है ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, तो यानी कि वो ये नहीं कह रही कि परमिट कर रही है फोर्स लगाने के लिए, नहीं, वो अपने अंदर तो भी तो कहा परमिटिविटी ज्यादा हो रही है अपने अंदर ऑब्जर्व करने की, तो फोर्स कम लगेगी, बिकॉज वो जाने तो कम देगी। परमिटिविटी कम है तो यानी कि वो अपने अंदर कम ऑब्जर्व कर रही है, सारी जाने दे रही है, जैसे कि फ्री स्पेस और एयर में है। ठीक है, और कहानी क्या समझनी है, ये जो के है ये अलग है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ा है कि वो क्या है आपके पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं, के हम लिख देते हैं इसको, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर करो इसको अच्छे से। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं क्लियर, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ में हमें करना है वहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो भी करेंगे। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में, इसको नोट करो। और नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, बताओ, बना रहे हो नोट्स। ठीक है, तो एक और बात, V2 क्लासेस एक चैनल है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, बच्चों को रेकमेंड किया है आपका चैनल डायनामिक विद्यापीठ, ये देखो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इनका थैंक यू, रेकमेंड किया तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा तो ये और भी अच्छा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग भी आगे रेकमेंड कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, तो जिन बच्चों तक ये नहीं जा रही हैं वीडियो, तो उन तक भी पहुँचे बात, ताकि क्या हो, ट्यूशन से जो है छुटकारा मिले, जो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है पैसा इसमें वेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं बार बार ये बोलता हूँ ट्यूशन्स के मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा मतलब क्या है कहने का कि जो आप डरते हो ना स्कूल में और उसकी वजह से ट्यूशन रखते हो, वो चीज़ मत करो। ठीक है ना, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है स्कूल में तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं चल रही है तो आप यहाँ से पढ़ लो, या यूट्यूब पे और भी चैनल्स हैं वहाँ से पढ़ लो, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ो, लेकिन वो जो फीसें आप देते हो ना बेफालतू वाली, वो मत लो। ठीक है ना, क्योंकि यार आप, मेरे को दुख होता है कि आपके पेरेंट्स का पैसा है वो, ठीक है ना, और आप, मैंने देखा है कई बार कि आप लोग क्या करते हो, वहाँ बातें ही मार के आते हो। ठीक है ना, कुछ नहीं आपको पता चलता टीचर ने क्या कराया। ठीक है, तो जिनको आ रहा है अच्छे से समझ में वो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन जिनको पता चल रहा है कि कुछ नहीं होता ट्यूशन्स पे, ठीक है, तो वो ट्यूशन छोड़ो, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आपके पास जो है मीडियम है, ठीक है, पढ़ने के, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। क्लियर है, चलो जी, बहुत सारी हो गई बातें, चलो ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और फिर हम नेक्स्ट से शुरू करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, थैंक यू।